लखनऊ डायरी में आज मैं आपके रूबरू नवाब वाजिद अली शाह के सिलसिले की नवी किस्त लेकर हाजिर हुआ हूँ। मुलाहिजा फरमाइए। अवध में जंग आज़ादी के शोले भड़कने लगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अहदेदारों ने समझा कि इस बगावत में बादशाह वाजिद अली शाह का हाथ है। गवर्नर जनरल ने 15 जून 1857 को 2 पलटन गोरे सिपाही और 4000 बंदूक बर्दार फौजियों को हुक्म दिया कि वो जाकर कोठी मटिया बुर्ज को घेर ले। इसके अलावा 12 तोपें भी कोठी के सामने लगा दी गई। दरिया किनारे कश्तियों पर भी छोटी तोपें नस्ब कर दी गईं। 2 फौजी अफसरान कोठी में घुस गए और बादशाह से बदतमीजी करने लगे और कहा कि गवर्नर जनरल का हुक्म है कि तुमको गिरफ्तार कर लिया जाए। बादशाह इस वक्त नमाज में मशगूल थे। नमाज खत्म करने के बाद उन्होंने कहा कि अवध में जो हो रहा है इसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मगर उनकी बात न सुनी गई और उनको कैद करके फोर्ट विलियम ले जाकर काल कोठरी में डाल दिया गया। गोरे सिपाही पहरे पे तैनात कर दिए गए जो बादशाह से बदतमीजी किया करते और उनको गालियां देते और रात के वक्त आवाज़ लगा लगा कर कहते कि तुम साला जिंदा है या मर गया। गदर खत्म होने के बाद 9 जनवरी 1858 को 2 साल कैद में गुजार कर नवाब वाजिद अली शाह को रिहाई नसीब हुई और वो वापस मटिया बुर्ज आ गए। दूसरी तरफ लंदन में नवाब वाजिद अली शाह के मुख्तार आम मसीहुद्दीन खान ने फिर अपना दावा पेश किया। उन्हें उम्मीद थी कि कामयाबी मिल जाएगी, मगर होनी को कौन डाल सकता था। इधर मटिया बुर्ज में वो लोग जो बादशाह को मुशीर और मुसाहिब थे, किसी बैरूनी तहरीक से या खुद अपनी फ़ायदे के पेश नज़र रखते हुए ख्याल किया कि अगर मसीहुद्दीन खान मुकदमा जीत गए तो हमारी एक न चलेगी और वही बादशाह के खास हो जाएंगे। लिहाजा इन सब ने मिलकर बादशाह को समझाना शुरू किया कि जहाँ पना भला किसी ने मुल्क लेकर कभी वापस दिया है। मसीहुद्दीन खान झूठी तसल्ली देकर आपको धोखे में डाल रहे हैं। होना हुआना कुछ नहीं और 1.5 साल से तनख्वाह भी नहीं मिली है। हम सब पैसे के लिए मोहताज हैं। मुनासिब है कि हुजूर अंग्रेजों की बात मान लें और पेंशन कबूल कर लें ताकि सबकी मुश्किलें दूर हो जाएं। बादशाह को भी खर्च की तंगी थी और बादशाह से ज्यादा उनके मुसाहिबीन परेशान थे। मुसाहिबों ने जब बार बार बादशाह के कान भरना शुरू किए तो मजबूर होकर बादशाह ने गवर्नर जनरल को खत लिख भेजा कि मुझे कंपनी सरकार की पेशकश मंजूर है, लिहाजा मेरी इस वक्त तक की पेंशन दी जाए और जो मुकदमा लंदन में दायर है उसे खारिज कर दिया जाए। गवर्नर जनरल ने जवाब दिया कि पिछली पेंशन का सवाल ही नहीं उठता, सिर्फ इसी वक्त से पेंशन दी जाएगी जो कि सिर्फ 12 लाख रुपए होगी। 3 लाख रुपए जो मुलाजमीन के लिए हैं उनको देने की अब जरूरत नहीं। बादशाह ने इस बात को कबूल नहीं किया, मगर मुसाहिबीन ने खुशामद दरामद करके बादशाह को राजी कर लिया। बादशाह की रजामंदी मिलते ही गवर्नर जनरल ने इंग्लैंड में इत्तला भिजवाई कि वाजिद अली शाह ने गवर्नमेंट की तजवीज़ को मंजूर कर लिया है, लिहाजा उनका मुकदमा खारिज कर दिया जाए। ये खबर जैसे ही लंदन पहुंची मसीहुद्दीन खान के होश उड़ गए। वो हैरान थे कि ये सब क्या हो गया। मसीहुद्दीन खान ने पार्लियामेंट में ये कानूनी उज़्र पेश किया कि बादशाह अंग्रेज़ों की कैद में है, ऐसी हालत में उनकी कोई भी तहरीर काबिल एतबार नहीं। मसीहुद्दीन खान का उज़्र माकूल था, वो कबूल कर लिया गया। साथ ही मसीहुद्दीन खान ने बादशाह को खत लिखा कि आप ये क्या गज़ब कर रहे हैं, हमें मुल्क के अवध वापस मिलने की पूरी उम्मीद है। इधर कलकत्ता में मुसाहिबीन ने नवाब से कहा कि हुजूर मसीहुद्दीन खान तो लंदन में कहते फिर रहे हैं कि जहां पनाह ने कैद से रिहाई हासिल करने के लिए तनख्वाह कबूल कर ली है। मुसाहिबीन के कान भरने से बादशाह ने गुस्से में लिख भेजा कि हमने अपनी मर्जी से पेंशन कबूल की है। मसीहुद्दीन खान का ये कहना गलत है कि हमने कैद से रिहाई के लिए अंग्रेज़ों की बात मानी है, लिहाजा हम आइंदा के लिए इस मुख्तारनामे को ही मनसूख किए देते हैं। अब क्या था, सारी कार्रवाई खत्म हो गई। मुसाहिबीन के घर भर गए। बादशाह ने भी हालात से समझौता कर लिया। शाही खानदान जो इंग्लैंड में था करीब करीब वहीं तबाह बर्बाद हो गया। मुख्तसर ये कि बादशाह ने बची खुची जिंदगी ऐशो इशरत से गुजार दी। मटिया बुर्ज में एक अलग लखनऊ आबाद हुआ। शेर व शायरी की फजा कायम हुई। नाच और रंग की महफिलें सजने लगी। अरबाब निशात का गरोह जमा होने लगा। हिंदुस्तान के अच्छे गवैये मुलाजिम रखे गए। मटिया बुर्ज में रक्कासाओं और मौसीकी कारों का एक ऐसा मजमा हो गया कि जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। मौसीकी के अलावा तमाम हैसियतों से वाजिद अली शाह बड़े मुती और परहेजगार और पाबंद शरा थे। नमाज कभी कज़ा न होती थी। 30 रोज़े रखते थे। नशा आवर चीज़ों से परहेज था। मुहर्रम की अज़ादारी नहायत ही खुलूस और अक़ीदत से अंजाम दी जाती थी। इसके अलावा तामीरी काम भी खूब हुए।
कोठी मुटिया बुर्ज के गिर्द 20 सराय और महलात तामीर हुए। लखनऊ में तो नवाब वाजिद अली शाह ने सिर्फ कैसर बाग और आसपास की चंद इमारतें और इमामबाड़ा सुल्तानाबाद ही तामीर करवाया था, मगर मटिया बुर्ज में खूबसूरत इमारतों का एक शहर बसा दिया था। दुनिया में इमारतों के शौकीन हजारों बादशाह गुजरे, मगर किसी बादशाह ने इतनी इमारतें नहीं बनवाई और इतने बाग नहीं लगवाए जितने नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी नाकाम जिंदगी और बराए नाम शाही के मुख्तसर जमाने में बनवाए। इमारतों के अलावा जानवर पालने का भी शौक था। इस शौक को भी इस दर्जे तक पहुंचा दिया कि दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अपनी राइजगाह के करीब उन्होंने एक बहुत बड़ा चिड़ियाघर बनवाया था, जिसमें दुनिया के तमाम चरिंद परिंद यकजा किए गए थे। जमाना शाही में नवाब वाजिद अली शाह अपनी रियाया से बहुत मोहब्बत करते थे। आवाम की परेशानियों को दूर करने के लिए उन्होंने 2 संदूक रखवाए थे, जिसमें अवध की प्रजा अपनी अर्जियां डालती थी, जिन्हें हर रोज खोलकर तमाम अर्जियां बादशाह के हुजूर में पेश की जाती थी और बादशाह उनको पढ़ने के बाद फौरन हुक्म सादिर करते थे। वाजिद अली शाह में मजहबी तासुब छू कर भी नहीं था। वो हिंदू त्योहारों होली, दशहरा, दिवाली और बसंत पंचमी को बड़ी धूमधाम से मनाते थे। वाजिद अली शाह तारीख़ अवध की ऐसी शख्सियत हैं जिन पर हजारों किताबें लिखी गईं, जिसमें उनके किरदार कुशी भी खूब की गई। फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया था, जो कि हकीकत से कोसों दूर है। दरअसल अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह को एक अय्याश और रंगीन मिजाज बादशाह की शक्ल में कुछ इस अंदाज से पेश किया था कि अवाम का यकीन बादशाह पर से उड़ जाए। इसलिए उन्होंने बादशाह की छोटी से छोटी बात को अवाम के सामने तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिसकी इब्तिदा सलेमन ने की थी और ये सिलसिला आज तक जारी है। 1837 से 1856 तक हुकूमत करने और 1856 से 1887 तक कलकत्ता में जिंदगी गुजारने के बाद 20 सितंबर 1887 में चंद रोज बीमारी के बाद बादशाह वाजिद अली शाह का इंतकाल हो गया। बादशाह वाजिद अली शाह के इंतकाल के सिलसिले में मसूद हसन साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि बादशाह सख्त बीमार हुए। लखनऊ के माहिर तबीब मोहम्मद अब्दुल आली और शेख अली मोहम्मद को बुलाया गया। इनके इलाज से भी फायदा न हुआ। 20 सितंबर 1857 का दिन गुजार कर रात 2 बजे बादशाह का इंतकाल हुआ। इसी तरह बादशाह के परपोते जनाब कौकब कदर साहब ने भी अपनी किताब वाजिद अली शाह की अदबी और सकाफती खिदमात में बादशाह की वफात बीमारी की वजह से लिखी है। सैयद कमालुद्दीन हैदर और मौलवी नजमुल गनी ने भी अपनी अपनी किताबों में नवाब की वफात की वजह बीमारी बताई है। अब्दुल अलीम शरर, जिसने बादशाह का आखिरी ज़माना देखा था, उसने भी बादशाह की वफात की वजह बीमारी लिखी है। अब मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जल्द ही बेगम हजरत महल और जंग आज़ादी का मुख्तसर जिक्र पेश किया जाएगा। अब इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।